पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे ए और एन का, कैसे ए और एन प्रयोग में आता है। आर्टिकल चल रहा है ना। आइए अगले पॉइंट में, आइए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फेयरली और रैदर, दो शब्द मैंने लिखा, फेयरली और रैदर, दो शब्द यहाँ पे लिखा गया। दोनों का मतलब होता है अधिक। दोनों का मतलब होता है अधिक। ये दोनों क्या है? एडवर्ब है। ये दोनों क्या है? एडवर्ब है। इसके बाद एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन आता है, तो ए या एन का प्रयोग, एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन आता है तो ए या एन का प्रयोग या तो फेयरली और रैदर के बाद होगा या फेयरली और रैदर से पहले होगा। या तो फेयरली और रैदर के बाद होगा या फेयरली और रैदर से पहले होगा। फेयरली और रैदर दोनों एडवर्ब हैं। इसके बाद एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन आते हैं तो ए या एन का प्रयोग फेयरली या रैदर के बाद या फेयरली या रैदर से पहले किया जाएगा। इज इट क्लियर? ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ? ये दोनों एडवर्ब हैं, दोनों एडवर्ब हैं। इसके बाद एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन आता है। सिंगुलर नाउन नहीं आएगा तो आर्टिकल की चर्चा नहीं करेंगे। सिंगुलर नाउन आता है तो ए या एन का प्रयोग फेयरली या रैदर के बाद या फेयरली और रैदर से पहले किया जाता है। ए प्लस फेयरली रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन। He is a fairly intelligent boy. Or fairly rather plus an plus adjective plus singular noun. He is fairly an intelligent boy. दोनों हमारा सही है। He is a fairly intelligent boy और he is fairly an intelligent boy। दोनों में कहीं से कोई परेशानी नहीं है। Both sentences are 100% right। दोनों सेंटेंस हमारा सही है। Both the sentences are 100% grammatically right. There is no problem in both the sentences.
फेयरली और रेदर से पहले ए या फेयरली और रेदर के बाद ए या एन का प्रयोग हम करते हैं। ये बात आप समझ गए? ये बात क्लियर हुआ ना जी? कोई परेशानी इसमें नहीं ना? अब इस बात को याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, फेयरली और रेदर दोनों का मतलब अधिक होता है। हम फिर से समझा रहे हैं, फेयरली और रेदर दोनों का मतलब अधिक होता है ना? फेयरली से पहले या रेदर से पहले ए आ गया, एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फेयरली और रेदर के बाद ए या एन, उसके बाद सिंगुलर नाउन। ही इज अ फेयरली इंटेलिजेंट बॉय, वो बहुत ही तेज लड़का है, और ही इज फेयरली एन इंटेलिजेंट बॉय, दोनों सेंटेंस हमारा सही है। ये ध्यान रखेंगे कि फेयरली और रेदर के बाद एडजेक्टिव और सिंगुलर नाउन आया है तो ए या एन का प्रयोग या तो फेयरली और रेदर के बाद या फेयरली और रेदर से पहले किया जाए। क्लियर? जैसा कि आपको लिख दिया गया, दोनों सेंटेंस हमारा सही, दोनों सेंटेंस हमारा क्या है? सही है। अब बोलिए, कोई परेशानी? अगर परेशानी है तो आप बोल सकते हैं, कहीं से कोई परेशानी हो तो। फेयरली स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा, फेयरली और रेदर से पहले ए आया, या दूसरा स्ट्रक्चर लिखा फेयरली और रेदर के बाद ए या एन आया, दोनों सेंटेंस हमारा ग्रामेटिकली 100% राइट है। हमें इसको लेके आगे चलना है। यहां तक पॉइंट क्लियर है ना? अगले पॉइंट में आइए। अगला पॉइंट कहता है हमारा फेयरली और रेदर, ये दो पॉइंट है। अब बेसिकली इस पॉइंट पर ध्यान देना है कि फेयरली के बाद जो एडजेक्टिव आता है ना, उसका अर्थ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। फेयरली के बाद आने वाले एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे फेयरली इंटेलिजेंट, फेयरली वाइज, फेयरली क्लेवर, फेयरली टैलेंटेड, फेयरली एक्सपीरियंस। लेकिन रेदर के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो नेगेटिव अर्थ देगा, फेयरली फुलिश, rather foolish, rather nonsense, rather uncivilized। तो फेयरली और रेदर में ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि फेयरली के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो पॉजिटिव अर्थ देगा, और रेदर के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो नेगेटिव अर्थ देगा। नोट में इस पॉइंट को लिख लेना है। जनरली the adjective having positive sense is put after fairly, and the adjective having negative sense is put after rather। साधारणतः फेयरली के बाद
पॉजिटिव अर्थ देने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तथा रेदर के बाद नेगेटिव अर्थ देने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। फेयरली के बाद वह एडजेक्टिव आता है जो पॉजिटिव अर्थ देता है और रेदर के बाद वह एडजेक्टिव आता है जो नेगेटिव अर्थ देता है। ध्यान देना है, फेयरली के बाद वह एडजेक्टिव आता है जिसका अर्थ पॉजिटिव हो और रेदर के बाद वह एडजेक्टिव अर्थ आता है जिसका अर्थ नेगेटिव हो। आगे बढ़े, तो इस बात को हम समझा देते हैं आपको। लिख लिए? फेयरली वाइज, ये सही है। फेयरली इंटेलिजेंट, लेकिन रेदर वाइज ये गलत है। रेदर इंटेलिजेंट ये गलत है। रेदर फुलिश सही है। रेदर नॉनसेंस
फेयरली फुलिश, ये गलत है। फेयरली नॉनसेंस, ये भी गलत। फेयरली के साथ वह एडजेक्टिव आता है जो पॉजिटिव अर्थ देता है, रैदर के साथ वह एडजेक्टिव आता है जो नेगेटिव अर्थ देता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आगे आ गया। Since Rohan was a fairly weak boy, he would not lift 20 kg. Since Rohan was a fairly weak boy, he could not lift 20 kg. चूंकि रोहन काफी कमजोर लड़का था, अतः 20 किलो वजन नहीं उठा पाया। रोहन काफी कमजोर लड़का था, अतः वह 20 किलो वजन नहीं उठा पाया। आंसर बताइए। वीक है तो वीक एक नेगेटिव शब्द, वीकनेस कमजोर नेगेटिव शब्द है, इसलिए फेयरली नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? रैदर होगा। फेयरली नहीं होगा, यहाँ क्या होगा? रैदर होगा। आंसर बी। मेन इस पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको। Is it clear? सुमन और सपना, सपना इज इट क्लियर? फेयरली और रैदर को आप समझ गए? देखो
जब मैं आपसे वो सिखाऊंगा हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, कैसे अंग्रेजी बोली जाती है, तो उस समय ये सब बहुत बड़ा अहम भूमिका अदा करेगा। तो इसलिए पहले ही से समझ के रखना है। आई शैल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। ये भी बताई जाएगी कि अंग्रेजी कैसे बोलना है, और आप बोलेंगे, मुझे विश्वास है। इफ यू आर विथ मी ऑब्वियसली यू विल स्पीक द लैंग्वेज। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या नहीं? आर यू रेडी टू स्पीक? है ना? I shall enable you how to speak English language also. Don't worry about that. अब ए और एन का प्रयोग इन द सेंस ऑफ पर, प्रति के हिसाब से भी होता है। जैसे he comes in a week, सप्ताह में एक बार आता है। सप्ताह में I go there in a month, मैं महीने में एक बार जाता हूँ। Is it clear? तो प्रति के सेंस में, ईच के सेंस में, प्रत्येक के सेंस में ए या एन का प्रयोग आता है। प्रत्येक के अर्थ में ए एन का प्रयोग होता है। प्रत्येक के अर्थ में भी ए या एन का प्रयोग होता है। He earns 10,000 a month। वह एक महीना में 10,000 कमाता है। He earns 10,000 a month। वह एक महीने में 10,000 कमाता है। She came here in a week। वह सप्ताह में एक बार यहाँ आती थी। वह सप्ताह में एक बार यहाँ आती थी। क्वेश्चन रह सकता है,
we discuss such a matter with the chairman in month. We discuss such a matter with the chairman in month. एक महीने में एक बार चेयरमैन से इस मुद्दा पर बातचीत होती है. Can you answer this question? इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं आप? बोलिए. नहीं. आंसर सी. इन अ मंथ. महीने में एक बार. इन अ मंथ. इन अ मंथ. महीने में एक बार. बात समझ में आ गई आपको? चलिए आगे बढ़िए. अब किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है. किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है. लेकिन प्रॉपर नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और अननोन हो, अजनबी हो, तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे. जैसे कहा जाता है कि कोई रोहन उनसे बात कर रहा है. कोई रोहन आपके पिताजी से बात कर रहा है. कोई रोहन. रोहन को पहचानता नहीं है, कोई अननोन है, तो कहा जाएगा अरोहन इज टॉकिंग विथ योर फादर. कोई रोहन आपके पिताजी से बातचीत कर रहा है. अरोहन इज टॉकिंग विथ योर फादर. तो अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो, प्रॉपर नाउन हो, और वह प्रॉपर नाउन अननोन हो, तो उस प्रॉपर नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग किया जाए. If the subject is a proper noun and is unknown, an will be put before the subject. अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई
प्रॉपर नाउन हो और वह सब्जेक्ट अननोन हो तो प्रॉपर नाउन से पहले एन आएगा। जैसे रोहन इज स्टैंडिंग आउट, बाहर कोई रोहन खड़ा है, कोई रोहन नाम का व्यक्ति बाहर खड़ा है। कोई रोहन बाहर खड़ा है। और मिस्टर वर्मा was talking with your father. कोई मिस्टर वर्मा आपके पिताजी से बात कर रहा था। कोई मिस्टर वर्मा आपके पिताजी से बात कर रहा था। मीन्स अजनबी है, अननोन है। क्लियर? अब किसी वर्ब से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है, किसी वर्ब से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर V1 का प्रयोग किसी सेंटेंस में नाउन की तरह हो रहा हो, अगर V1 का प्रयोग किसी सेंटेंस में नाउन की तरह हो रहा हो तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाएगा। साधारणतः किसी वर्ब से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अगर V1 का प्रयोग किसी सेंटेंस में नाउन की तरह हो रहा हो तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग किया जाएगा।
Generally, no article is put before a verb, but an can be put if it behaves like a noun. साधारणतः verb से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता, पर verb का प्रयोग नाउन की तरह होने पर इससे पहले an का प्रयोग होगा। जैसे I want to have a talk with you. मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। I want to have a talk with you. मैं आपसे थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। He goes for a walk every morning. He goes for a walk every morning. वह रोज सुबह टहलने जाती है।
क्लियर है? I used to go for swim every day when I was a student. जब मैं स्टूडेंट था रोज तैराकी के लिए जाता था। जब मैं एक स्टूडेंट था रोज तैराकी के लिए जाता था। तो यहाँ बी हो गया। और स्विम का प्रयोग किया जाएगा। कितना पॉइंट आपको समझ में आया? कहीं से कोई परेशानी? है? तो आज इतना ही रहने देते हैं।